हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 3 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस से इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि लगातार कोविड के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और 11 स्टेट्स और यूटी जैसे हैं जहाँ पर सिचुएशन और ज़्यादा ग्रेवर होती चली जा रही है। तो कोविड-19 को लेकर ये आर्टिकल है और जो 11 स्टेट्स हैं उनमें महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, हरियाणा और इनके अलावा और कुछ स्टेट जहां पर 90% से ज़्यादा केसेस अभी देखने को मिल रहे हैं और यहां पर नाइट कर्फ्यू अभी अप्लाई किया जा चुका है। ओके, तो उसी से रिलेटेड है, ज़्यादा कुछ कंटेंट हमारे काम का बिल्कुल नहीं है जो हम देखें। इधर आप देख रहे हो, इधर वाली न्यूज़ इसमें ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम असम के एक बीजेपी लीडर की कार में मिली, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप में कंसर्न की बात है। तो इसके चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दे दिए कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये ईवीएम मिली है असम के बीजेपी लीडर की कार में, वहाँ पर रीपोलिंग की जाएगी, चुनाव दोबारा होंगे और 4 जगहों पर सस्पेंड कर दिए गए हैं चुनाव असम में अभी फ़िलहाल। ओके, तो यहाँ पर मेन जो चीज़ आ रही है वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ना, उसके अगेंस्ट में एक शो कॉज नोटिस डिक्लेयर किया है कि भाई ऐसा कैसे हुआ कि एक ईवीएम मशीन जो कि हाईली कॉन्फिडेंशियल लोगों के थ्रू पहुंचती है पोलिंग बूथ तक, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड इंडिविजुअल की कार में मिले। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, तो उनको अब जवाब देना होगा। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो ये कि जब भी कोई जैसे एमएलएस के इलेक्शन हो रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए क्या मशीनरी होगी। जैसे चीफ इलेक्शन ऑफिसर सीईओ अपॉइंट होते हैं स्टेट लेवल पे, राइट, अगर पार्लियामेंट के इलेक्शंस हो रहे हैं। सिमिलरली सीईओ के अंडर में फिर बाद में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, जिसमें जैसे कि रिटर्निंग ऑफिसर आरओ जिसको बोल दिया था, जो कि नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुआ करते हैं। फिर इनके बाद में इनको असिस्ट करने के लिए एआरओ, ठीक है। इस तरीके से जो मशीनरी पूरी है वो आप एम लक्ष्मीकांत में से डिटेल में पढ़ोगे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 324 में गिवन है। वोटिंग राइट जो दिया हुआ है इन यूनिवर्सल एडल्ट सफराज, मतलब 18 साल या उससे ज़्यादा साल की उम्र का जो प्रोविज़न है कि 18 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं, जो भी सिटीजन्स हैं वो वोट दे सकते हैं, तो वो आर्टिकल 326 में दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आप डिटेल में देखोगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अपनी बुक जो एम लक्ष्मीकांत वाली है उससे, ठीक है। तो बाकी तो कुछ काम का है नहीं। इसके अलावा एक आर्टिकल, एक न्यूज़ है वो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब गवर्नमेंट को एक कंसर्न रेज किया गया है कि जो फार्म लेबरर्स है ना, जो पंजाब के खेतों में काम करने के लिए यूपी और बिहार के जो लेबर्स आते हैं, उनको बोले ड्रग्स दे दिया जाता है और ड्रग देने के बाद में फिर वो लंबे समय तक काम करवाते हैं फिर इन लेबर्स हैं। तो इस चीज़ को लेकर के सेंटर ने जो एलिगेशन लगाए हैं, इसको लेकर के राजनीति चल पड़ी है और उसी पर ये आर्टिकल दिया हुआ है। देखो ये एलिगेशंस है ना, अब ये एलिगेशन तो स्क्रूटनाइज होकर के फिर बाद में होगा क्लियर। बट एक चीज़ है कि आपने शायद शाहिद कपूर की मूवी देखी हो या पता होगा आपको, उड़ता पंजाब करके एक मूवी आई थी, उसमें भी यही चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब ओपन अप की जा रही थी कि पंजाब वाले रीजन में ड्रग्स की कितनी ज़्यादा प्रेवलेंस है। तो बेसिकली इस इशू को आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करना, ठीक है ना, कि उसमें जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं या फिर यूथ को एक तरीके से एक गलत राह पर चलने का जो डर है, उसको लेकर के हम थोड़ा सा रीड आउट कर सकते हैं। और आज के 2 से 3 साल पहले पंजाब में जब इलेक्शंस हो रहे थे ना, उस टाइम पर ये बात बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी ड्रग्स वाली, ठीक है। और उसी को कहीं ना कहीं अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर से हवा दे दी है और इस पर अब राजनीति चल पड़ी है। तो मुद्दा हमें पता पड़ गया, न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी और कुछ भी काम का नहीं है फ्रंट पेज पे। आगे चलते हैं। फिर हम बात करें एक्सप्लेन पेज पे। एक्सप्लेन पेज पे गोवा में जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल आता है जिसको बोला जाता है सिग्मो फेस्टिवल, ठीक है। तो इस फेस्टिवल को अभी कोविड-19 के चलते ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर सेलिब्रेट करने से रोका गया है और गोवा में देखो लॉकडाउन भी, पार्शियल लॉकडाउन भी इम्पोज कर दिया गया है। तो बेसिकली हम ये देखेंगे कि इस हार्वेस्टिंग फेस्टिवल में क्या सेलिब्रेशन होता है, कौन सी ट्राइब के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और गोवा में
कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस सेलिब्रेशन में यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं, वो भी जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। ठीक है, इधर आप देखोगे ये वाली न्यूज़ कि मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सेटअप क्यों की गई थी और ये इसने किया क्या अभी तक। तो इसमें थोड़ा बहुत हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों मुंबई क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट स्टैब्लिश की गई थी और अभी क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि अभी जो मुकेश अंबानी के घर के पास में जो वो स्कॉर्पियो कार मिली जिसमें जेलेटिन स्टिक्स मिली, तो उसको लेकर के पूरी एक तरीके से मुंबई पुलिस के ऊपर एक स्क्रूटनी चल पड़ी है। ठीक है, हर कोई मुंबई पुलिस की वर्किंग के ऊपर सवाल उठा रहा है। तो इसी में ये क्राइम इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी एक सेगमेंट है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि यूएसए और ईरान के बीच में अब एक एग्रीमेंट देखने को मिला है कि अब वो इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस पे फिर से काम करेंगे, जिससे कि 2015 में जो न्यूक्लियर डील हुई थी जिसको जैक पोआ नाम से जाना जाता है, उस डील को एक रिवाइवल दिया जा सके। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में यूएसए को पुल आउट कर लिया था, मतलब खुद को बाहर निकाल लिया था इस एग्रीमेंट से। तो अभी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड ये है या फिर अपनी विल है कि ये जो न्यूक्लियर डील थी इसको एक रिवाइवल मिले, एक फिर से जान मिले। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है, इसको हम देखेंगे यहाँ से। बाकी वर्ल्ड पेज पे हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आगे देखते हैं। इकोनॉमी पेज पे जो न्यूज़ है उनमें देखें तो देखो, ट्रंप इराक की जो H1B वीज़ा पे जो बैन लगाया गया था उस बैन को अब ख़त्म करने की बात हो रही है, जिससे फ़ायदा मिलेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को। इस न्यूज़ को हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि H1B वीज़ा जो अमेरिका की IT कंपनीज़ हैं वो हाईली स्किल्ड लेबर जो कि चीप प्राइसेस पे अवेलेबल है आउट ऑफ यूएसए, तो उनको ये H1B वीज़ा दिया जाता है 3 साल के लिए। तो जैसे इंडिया, चाइना, यहाँ पर जो हाईली स्किल्ड लेबर है जैसे कि इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो क्या करते हैं फिर इस 3 साल के वीज़ा को लेकर के चले जाते हैं यूएसए में। तो उससे क्या हो गया कि यूएसए की इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा हुआ। ये H1B वीज़ा रिजीम है ना 1990 के दशक से शुरू हो गया था। आप देखोगे कि इसका फ़ायदा यूएसए की इकोनॉमी को बहुत मिला। और पर्टिकुलर बात की जाए तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, जैसे गूगल हो गया, गूगल की पेरेंट कंपनी आप अल्फ़ाबेट हो गई, फेसबुक जैसी कंपनीज हैं, या एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो बेसिकली जब ट्रंप ने ये इम्पोज़ किया था ना बैन, तब भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन हुआ था, बट अभी इस बैन को हटाने की बात चल रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सौदा रहेगा यूएसए के लिए। ठीक है, इसके अलावा और भी तरीके के वीज़ाज इशू किए जाते हैं, जैसे L1 वीज़ा और H1B नहीं H2B वीज़ा, H1B वीज़ा, L1 वीज़ा और H2B वीज़ा, ये अलग अलग तरीके के वर्किंग वीज़ाज दिए जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस जो वीज़ा है ना वो है H1B वीज़ा। तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। जो काम की चीज़ थी वो हमने देख लिया, ज़्यादा कुछ कंटेंट इसमें इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। यूएसए में जॉबलेसनेस की जो प्रॉब्लम चल रही थी वो मार्च में आते आते डाउन हो गई, मतलब यूएसए में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है अब धीरे धीरे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो अमेजॉन, वॉलमार्ट, इन्होंने टाई अप जो करने की कोशिश की थी उसको आईटी मिनिस्ट्री ने इंडिपेंडेंस के चलते कि भाई इंडिपेंडेंट वे में काम करना, तो इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बेसिकली कंपनी स्पेसिफिक है, तो इतना कुछ हम ज़्यादा देखेंगे नहीं इस आर्टिकल के अंदर। वैसे इस आर्टिकल में सीधा से ये बताया जा रहा है कि जो गाँव में कॉमन सर्विस सेंटर्स होते हैं ना, जैसे ई मित्राज और ये हो गए जो कि बैंकिंग फैसिलिटी अवेल कराते हैं, या कोई ऑनलाइन काम गांव के लोगों को करवाना हो, तो जो कॉमन सर्विस सेंटर्स है ना, तो बोला उनसे टाई अप करने की डिमांड की थी अमेजोन ने और वॉलमार्ट ने। बट आईटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई अगर आप लोगों से टाई अप कर देंगे तो ये जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, बोले इनकी इंडिपेंडेंस को खतरा हो जाएगा, वो अपना काम अपने हिसाब से करते हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनकी इंडिपेंडेंस के लिए घातक हो सकती है, इसलिए आईटी मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया। अभी आप देखोगे लगभग 1.5 लाख के लगभग ग्रामीण ई स्टोर्स हैं जिनको मैनेज किया जा रहा है कॉमन सर्विस सेंटर्स के द्वारा। तो बेसिकली हमारे लिए यहाँ पर टास्क क्या गई है कि कॉमन सर्विस सेंटर्स के बारे में डिटेल्स जाननी। ये कॉमन सर्विस सेंटर कौन से मिनिस्ट्री तो यार क्लियर आपको हो ही गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर हो गई, बट ये कब लॉन्च हुआ था, क्या इसके प्रपोजल थे, क्यों इसको लाया गया था, ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए सवाल हैं। तो ये जो
कॉमन सर्विस सेंटर्स है ना, इनके बारे में आपको डिटेल आउट गेन करनी है। इसके अलावा सऊदी अरब की तरफ से जब प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला ना कि इंडिया में हमारे यहाँ पे ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, और जबकि जो OPEC कंपनीज़ हैं, OPEC कंट्रीज़, OPEC प्लस कंट्रीज़, उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन को राइज करने से मना कर दिया। तो ऐसे में क्या हो गया कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्लियर मतलब एक चीज़ फाइनलाइज कर ली है कि हम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करेंगे, अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में टाई करेंगे, जिससे कि एक कंट्री की मोनोपोली ना हो और वो फिर हम अपने हिसाब से काम मतलब ऑयल प्रोडक्शन करे और उसका असर फिर बाद में इंडिया के ऑयल मार्केट पर पड़े। तो बेसिकली USA, UAE इनके साथ में अभी टाइज पे बातचीत हो रही है इंडियन गवर्नमेंट की कि ऑयल सोर्सेज को हम डाइवर्सिफाई कर सकें, और साथ में जो OPEC कंट्रीज़ है ना, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो भी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक एश्योरेंस दी है कि मई से लेके जुलाई के बीच में जो भी प्रोडक्शन होगा क्रूड ऑयल का, उसमें 2 मिलियन बैरल का और ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा। इससे कि मार्केट में जो क्रूड ऑयल की कमी है, सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है, तो सप्लाई फुलफ़िल हो पाएगी, तो ऑयल मार्केट प्राइस जो है वो कंट्रोल की जा सकेगी। तो इसको लेकर के ये न्यूज़ है, जो मेन चीज़ थी वो हमने देख ली। अब हमारे पास में 1 या 2 न्यूज़ इंपॉर्टेंट बची है, उनको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहली जो आर्टिकल है दैट इज़ गोवा में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो फसल की कटाई के टाइम पे, तो अब की बार कोविड की मार उस पर भी देखने को मिली है। तो गोवा में क्या कोविड केसेस बहुत ज़्यादा हो गए, तो इसके चलते जो सिग्मो सेलिब्रेशन जो होता है, जो कि गोवा में पैडी की हार्वेस्टिंग होती है, मतलब चावल की जब कटाई होती है उस टाइम पर ये सेलिब्रेशन होता है। तो नॉर्मली ये जो सेलिब्रेशन का टाइम है वो देखा जाता है हिंदी महीने का जो फाल्गुन और चैत्रा मंथ जो होता है ना, उस टाइम पर, जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर, नॉर्मल कैलेंडर जो हम देखते हैं उसमें मार्च अप्रैल के टाइम पे हर साल आता है। ठीक है, ये जो सिग्मो फेस्टिवल है इसको सिग्मोत्सव कहा जाता है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है सिग्मो। तो इसमें इसका मतलब क्या होता है, रिच गोल्डन हार्वेस्ट ऑफ द पैडी, मतलब चावल की अच्छी फसल होना। इसमें ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ गोवा वो पार्टिसिपेट करती है, जिनमें आप देखोगे मेजर जो पार्टिसिपेशन रहता है ना, वो रहता है कुणबीज का, गावदास का और वेलिप्स का। ये 3 नाम आप याद रखना कि रिसेंटली ये ट्राइब्स न्यूज़ में थी, कुणबीज, गावदास और वेलिप्स, ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, तो गोवा आ जाएगा इसका आंसर। और साथ में आप देखोगे अभी सीज़न क्या चल रहा है, स्प्रिंग सीज़न की तरफ हम जा रहे हैं, विंटर से सीज़न अब स्टार्ट हो गया है स्प्रिंग। तो बेसिकली इस स्प्रिंग सीज़न को वेलकम करने का भी ये एक तरीका है। आप देखोगे ये फेस्टिवल जब स्टार्ट होता है तो एक इवेंट होता है जिसका नाम है नमन। नमन का मतलब होता है प्रणाम करना, कि फोक डेटी को नमन करना, प्रणाम करना, जिससे क्या होता है कि हाँ, फोक डेटी ने हमारे ऊपर कृपा बना के रखी, जिससे कि जो हार्वेस्टिंग हो रही है क्रॉप की, वो प्रोडक्शन अच्छा हुआ। साथ में इस नमन के साथ में फोक डेटी को कहाँ पर बुलाया जाता है, गांव की मांड पर, मतलब गांव के बीच में जो स्टेज होता है ना, जैसे कोई चबूतरा बना हुआ है, कोई प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहाँ पर फोक डेटी को स्टैब्लिश किया जाता है। फिर उसके बाद में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजा करके और सेलिब्रेशन शुरू होता है, जिसमें घुमट, ढोल और माडले और ताशे, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि इस सिग्मो फेस्टिवल से एसोसिएटेड है। ये भी हमें ध्यान रखना है, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम भी। आप देखोगे यहाँ पर अलग अलग ट्रेडिशनल टेक्सचर्स देखने को मिलते हैं। ये देखो गेटअप देखो आप कि किस तरीके से इनके फेस पे एक तरीके से मेकअप किया जाता है और गेटअप लेके चलते हैं। साथ में कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनना, माइथोलॉजिकल इंस्टॉलेशंस, दैट मीन्स कि पौराणिक कथाओं पर आधारित बहुत सारी इमेजेस क्रिएट करना, प्लेटफॉर्म तैयार करना, फेसेस को पेंट करना, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनना और फोक डांसेस को सेलिब्रेट करना। और फोक डांसेस में इंपॉर्टेंट डांस कौन कौन से हैं, एक तो गोडे मोदिनी, एक गोपा और एक फुगाड़ी। ये इंपॉर्टेंट डांसेस हैं जो कि सिग्मो फेस्टिवल के टाइम पे परफॉर्म किए जाते हैं गोवा के जो ट्राइबल लोग हैं उनके द्वारा। तो देखो बेसिकली इसकी वजह से टूरिज्म भी बहुत अच्छा खासा चलता है और गोवा की इकोनॉमी जो है ना, वो सारी मैक्सिमम, मतलब आप कह सकते हो, एक तो क्रूड जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वहाँ पे लोहे की खानें बहुत हैं गोवा में। ठीक है, मारागांव जो पोर्ट है ना, इंटरनेशनल पोर्ट, इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो हमारे लिए, मेजर पोर्ट्स में से एक है। वहाँ से आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है गोवा से,
और दूसरा टूरिज्म इंडस्ट्री। ये दो इंडस्ट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गोवा की इकोनॉमी में। तो अब क्या है, कोविड-19 के चलते वहाँ पर सीआरपीसी की सेक्शन 144 धारा 144 लगी हुई है, तो इसके चलते वहाँ पर लोग इकट्ठे भी नहीं हो पा रहे हैं। इवन आप देखोगे होली, सब तीन बारात या फिर ईस्टर या ईद उल फितर, ये जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो भी सेलिब्रेट नहीं हो पा रहे हैं। और साथ में ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वहाँ का सिग्मो फेस्टिवल, जो कि रूरल और अर्बन रीजन दोनों में सेलिब्रेट किया जाता है। ये देखो शहरों में इस तरीके से रैलियाँ निकलती हैं, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा सिग्मो के बारे में डिटेल जाननी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट मुंबई की जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट है ना, उसको क्यों स्टैब्लिश किया गया था और उसने अभी तक किया क्या है वो देखते हैं। तो अभी जो पूरा मुद्दा है वो ये है सचिन वाजे से एसोसिएटेड। तो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में जब सचिन वाजे को एक असिस्टेंट इंस्पेक्टर के तौर पे अपॉइंट किया गया मुंबई पुलिस के द्वारा, तब ये कंट्रोवर्सी अपने आप ही निकल के आ गई, क्योंकि सचिन वाजे को सस्पेंड किया हुआ था। तो देखो ये जो क्राइम ब्रांच थी ना, क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको हम CIU बोलेंगे, इसका काम क्या था, इंटेलिजेंस गैदरिंग और लॉजिस्टिक डेवलप करना। तो बेसिकली होता क्या है कि CIU को स्टैब्लिश किया जाता है 1990 में। उस टाइम पर मुंबई पुलिस में एक इम्पॉर्टेंट ऑफिसर हुआ करते थे जिनका नाम था RD त्यागी, जो कि जॉइंट कमिश्नर थे मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच थी उसके। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना फिर इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए मुंबई पुलिस की भी एक ब्रांच होनी चाहिए। तो ये सोच करके उन्होंने फिर बाद में स्टैब्लिश कर दिया, जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट है मुंबई पुलिस की एक पार्ट, वो स्टैब्लिश कर दी जाती है। आप देखोगे सचिन वाजे शुरुआत में फेमस थे एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पे, पर धीरे धीरे फिर बाद में कुछ फेक एनकाउंटर्स में भी इनका नाम आने लग गया कि जानबूझ करके किसी भी मतलब इंडिविजुअल को पुलिस कस्टडी से भागता हुआ दिखा करके फिर बाद में उनको मार दिया, तो वो फेक एनकाउंटर हो गया, ठीक है। तो होता क्या है कि उस टाइम पर पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई के एक सब इंस्पेक्टर थे जिनका नाम था लखमेर सिंह सरदार। उनकी डेथ हो जाती है जब खालिस्तानी मिलिटेंट्स ने उन पर गोली चलाई। तो इसके चलते उस टाइम पर जो RD त्यागी थे मुंबई के, जो उस टाइम पे जॉइंट कमिश्नर हुआ करते थे क्राइम ब्रांच के, तो उन्होंने सोचा कि मुंबई पुलिस के पास में एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो मुंबई पुलिस की आंख और कान की तरह काम कर सके। आंख और कान हमारे लिए क्या काम करते हैं कि हम ऑब्जर्व करते हैं सिचुएशन को, अंडरस्टैंड करते हैं, और उससे फिर हमारे पास में इंटेलिजेंस आती है, तो हम आराम से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके त्यागी जी ने फिर ये स्टैब्लिश कर दी। फिर उसके बाद में जब ये जो हैंडओवर हो जाती है पूरी की पूरी, ये जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट है, इसके हेड बन जाते हैं गायकवाड़। तो उन्होंने फिर इस इंटेलिजेंस यूनिट का क्या काम कर दिया, बोला इन्वेस्टिगेशन तो करेगी नहीं, केवल इंटेलिजेंस गैदरिंग करेंगी, मतलब कि चीज़ों के बारे में ऑब्जर्वेशन, और फिर बाद में मुंबई की जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो काम है पुलिस का, उसमें हेल्प प्रोवाइड करेगी ये जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट है उसके द्वारा। साथ में जो इंडिया की जो इंपॉर्टेंट सेंट्रल एजेंसीज है जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, CBI, इनके साथ में भी ये कोलैबोरेट करके काम करेंगी, और जो भी इंफॉर्मेशन मुंबई पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है वो इंफॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करेगी। अब आप देखोगे रोल धीरे धीरे चेंज हो जाता है 1993 में। जब 1993 में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, तब ये जो CIU है इसका नया ही रोल निकल के आता है कि ये इन्वेस्टिगेट करना भी शुरू कर देती है केसेस को। साथ में एनकाउंटर इरा, जिसके बारे में हमने देखा कि शुरुआत में तो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे ने भी काम किया, बट उसके बाद में फिर फेक एनकाउंटर्स में भी नाम आने लग गया था मुंबई की ये जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट है इसका। तो बेसिकली अभी जो पॉइंट था वो हमने सारा देखा इंटेलिजेंस यूनिट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें हमने देख ली है। बाकी और चीज़ें आप खुद से एक बार पढ़ लोगे, और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, कंटेंट था, वो हमने मोटा मोटा डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं वर्ल्ड पेज पे ईरान और USA रिलेशन को लेके। US ईरान दोनों रीजॉइन करने के लिए रेडी हैं। इनडायरेक्ट नेगोशिएशन स्टार्ट हो गए हैं न्यूक्लियर डील को लेकर के। तो बेसिकली ये न्यूक्लियर डील 2015 में साइन हुई थी, जिसमें एक तरफ तो थे P5+1। P5 का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स, जिनके नाम अगर आप देखोगे तो वो था ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया, USA, और साथ में +1 दैट इज जर्मनी।
तो ये तो थे एक तरफ, और दूसरी तरफ था ईरान। इनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ 2015 में, और इसका नाम दिया गया था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये एक न्यूक्लियर डील थी जिसमें ईरान के ऊपर से यूएसए सैंक्शंस हटाएगा और ईरान अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा। बट होता क्या है, जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनका ये मेन रेजोल्यूशन था कि ये जो जैकपोआ है ना, यहाँ पे हमने देखा जैकपोआ, बोला इसको कुछ टाइम के लिए ना रख करके, क्योंकि ये एग्रीमेंट हुआ था केवल 10 साल के लिए, तो ट्रंप ने ये कहा, बोला लाइफ टाइम होना चाहिए, केवल 10 साल से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने यूएसए को इस एग्रीमेंट से बाहर निकाल लिया। ऐसे में चलते हुए आप देखोगे कि यूएसए के अलावा जो बचे हुए जितने भी कंट्रीज़ थे ना, सिग्नेटरी कंट्रीज़ इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट पे, उन्होंने इस टाई को कंटिन्यू रखा। बट आप देखोगे ईरान से फिर जो यूएन की जो एटॉमिक, आप कह सकते हो एटॉमिक आर्म है, जो है न्यूक्लियर आर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है, उनके हिसाब से ये पता पड़ा कि ईरान के अंदर न्यूक्लियर एनरिचमेंट का काम हो रहा है। तो इसकी वजह से और ज़्यादा टेंशन होने लग गई थी कि ईरान ने ये कह दिया कि यूएसए ही जब इस नेगोशिएशन से बाहर निकल चुका है तो हम लोग क्यों इस नेगोशिएशन के बाहर को लगातार ढोते रहें। तो ऐसे में फिर क्या हो गया, ईरान में भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट कंटिन्यू रहा। अब डिमांड ये आ रही है कि यूएसए की तरफ से तो ये डिमांड आ रही है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को रोके, और दूसरी तरफ ईरान बोलता है कि यूएसए हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगा रखे हैं यूएसए ने, वो सैंक्शंस हटाए। तब जा कर के ये सारी बातचीत अब कहीं ना कहीं सही ट्रैक पर जाती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर जो अब न्यू प्रेसिडेंट है यूएसए के, जो बाइडेन, वो अब नेगोशिएशंस को रीस्टार्ट करने की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शुरू भी हो चुके हैं बैक चैनल्स से। तो ये था पूरा का पूरा ये आर्टिकल, और डिस्कशन भी यही ख़त्म है, और कोई बचा नहीं वैसे। और न्यूज़पेपर आपको सुबह मिल ही जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।